केदारनाथ भगवान शिव की एक ऐसी पवित्र जगह जहाँ पर जाने का सपना हर एक श्रद्धालु का होता है। लेकिन वो कहते हैं ना, जब तक बाबा का बुलावा नहीं आता आप वहाँ पर कैसे ही जाओगे। तो आज के हमारे इस खूबसूरत से वीडियो में हम आपको उसी केदारनाथ धाम के दर्शन कराने वाले हैं और आपको ये भी बताने वाले हैं कि अगर आप केदारनाथ बाबा के दर्शन करना चाहते हो तो आप वहाँ पर कैसे जा सकते हो। तो चलिए फिर केदार बाबा का नाम लेके इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय श्री केदार, हर हर महादेव। तो जैसे कि हमने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि हम लोग आपको 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करवाने वाले हैं, तो उस सीरीज में आज हमारा दूसरा एपिसोड है। इससे पहले हमने ऑलरेडी सोमनाथ धाम के ऊपर वीडियो बना दिया है, तो अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया, सोमनाथ धाम का वीडियो मिस कर दिया है, तो आई बटन में यहाँ पर कहीं पे आ होगा, वहां पर जाके मतलब इस वीडियो को देखने के बाद वहां पर जाके आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो और सोमनाथ धाम के दर्शन कर सकते हो। और टाइटल और थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं केदारनाथ धाम के बारे में। केदारनाथ बाबा के आपको दर्शन करवाने वाले हैं और साथ ही में बताने वाले कि अगर आप केदारनाथ धाम जाना चाहते हो, केदारनाथ के दर्शन करना चाहते हो, तो वहां पर आप कैसे जा सकते हो, कहां पर रुक सकते हो, वहां पर खाने पीने की व्यवस्था क्या है, कितना बजट लगेगा, कितने दिन लगेंगे, केदारनाथ धाम को विजिट करने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है, सारी इन्फॉर्मेशन आज के हमारे वीडियो में आपको देने वाला है। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखो, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पर बताना चाहूंगा कि देखो, केदारनाथ धाम की जो हमारी डेट्स होती है ना, ओपनिंग डेट वो अनाउंस हो चुकी है। 10 मई 2024 को हमारे केदारनाथ धाम के केदार बाबा के पट खुलने वाले हैं, तो 10 मई 2024 को ही आप जा सकते हो। पिछले साल हम लोगों ने बिल्कुल ऐसा ही किया था, मतलब जिस दिन केदार बाबा का दरबार खुला था, केदारनाथ के पट खुले थे, उसी दिन हम लोग वहां पर पहुंच गए थे। आप पीछे वीडियोस में देख ही सकते हो। और हमने केदार बाबा के दर्शन किए, केदारनाथ धाम की यात्रा हमने की। और हर बार की तरह मतलब केदार बाबा के पट खुलने के 2 दिन बाद आप बद्रीनाथ भी जा सकते हो। बद्रीनाथ के पट भी 12 मई 2024 को खुलने वाले हैं। तो अगर आप पहले ही दिन पे वहां पर जाना चाहते हो तो 10 मई को केदारनाथ में केदार बाबा के दर्शन करने के बाद आप 12 मई को बद्रीनाथ में जाके बद्री विशाल जी के दर्शन कर सकते हो। अभी देखो, इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं आपको केदारनाथ मंदिर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो भोले बाबा का यह खूबसूरत मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी नदी के किनारे बना हुआ है, जो कि उत्तराखंड के 4 धाम में से एक है, साथ ही पंच केदार में से एक है और भगवान शिव के सबसे पवित्र 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो उससे आप आइडिया लगा सकते हो, समझ सकते हो कि हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में इस मंदिर का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और देखो, भोले बाबा का यह मंदिर, यह ज्योतिर्लिंग हिमालयस के बीच में बना हुआ है, तो उसी वजह से विंटर्स में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैवी स्नोफॉल हो जाता है, बहुत ही हार्श कंडीशन हो जाती है। और उसी वजह से पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ 6 महीने यह मंदिर टूरिस्ट के लिए, श्रद्धालुओं के लिए ओपन रहता है। और हर साल इस मंदिर की जो ओपनिंग डेट होती है वो वेदर के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन अप्रैल से लेकर नवंबर तक यानी 6-7 महीने के आसपास यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए ओपन रहता है। ऑलराइट, इंट्रो के बाद अभी हम आपको बताएंगे कि अगर आप केदारनाथ धाम के दर्शन करना चाहते हो, केदारनाथ यात्रा करना चाहते हो, तो आप वहां पर कैसे पहुंच सकते हो, हाउ टू रीच। सो देखो, हाउ टू रीच मतलब आप केदारनाथ धाम कैसे पहुंच सकते हो। इस सेक्शन को पर्टिकुलरली हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, क्योंकि आपको पता होगा कि देखो, आप केदारनाथ धाम तक अपना व्हीकल लेकर नहीं जा सकते। केदारनाथ धाम से 18 से 20 किलोमीटर पहले सोनप्रयाग पड़ता है, वहां तक ही आप अपना व्हीकल लेके जा सकते हो। उसके बाद आगे आप पैदल जा सकते हो, पिट्ठू से जा सकते हो, घोड़े से जा सकते हो, हेलीकॉप्टर से जा सकते हो, वो सब अलग बात है, वो आगे बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आप अपने घर से सोनप्रयाग तक कैसे पहुंच सकते हो, और उसके बाद हम लोग बात करने वाले कि सोनप्रयाग से आप केदारनाथ मंदिर कैसे पहुंच सकते हो। और देखो, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा कि ये पूरा का पूरा जो ट्रैवल गाइड है ना, वो एक्स दिल्ली हमने कंसीडर किया, मतलब हम लोग ये सोच के चल रहे हैं कि आप दिल्ली से चलने वाले हो। तो देखो, सोनप्रयाग तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले दिल्ली से आपको ऋषिकेश पहुंचना होगा। ऋषिकेश आप फ्लाइट लेके पहुंच सकते हो, ट्रेन लेके पहुंच सकते हो, बस लेके पहुंच सकते हो, या फिर अपना व्हीकल या फिर टैक्सी में भी पहुंच सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। और दिल्ली से डिस्टेंस की बात करें तो 250 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है, तो आप इजीली ऋषिकेश पहुंच जाओगे। देखो, ऋषिकेश पहुंचने के बाद आप वहां से डायरेक्टली सोनप्रयाग तक की बस ले सकते हो, या फिर वहां से शेयरिंग या फिर प्राइवेट टैक्सी ले सकते हो। अभी देखो, सबसे पहले बस की बात करें तो ऋषिकेश बस स्टेशन पे एक काउंटर बना हुआ है, तो वहां से डायरेक्टली आप सोनप्रयाग तक की अपनी जो टिकट है वो कटवा सकते हो। पर पर्सन के हिसाब से आपको वहां पर 500 रुपए लगने वाले हैं। और देखो, अर्ली मॉर्निंग से यहाँ पर बसें शुरू हो जाती है सोनप्रयाग के लिए। यहाँ पर टाइमिंग्स आ रहे होंगे देखो, तो मैं रेकमेंड करूंगा जितना हो सके मतलब 4-4.5 वाली बस ही आप चूज करें। और ऋषिकेश से सोनप्रयाग के डिस्टेंस की बात करें तो तकरीबन 200 किलोमीटर के आसपास आपका डिस्टेंस रहेगा। तो अर्ली मॉर्निंग 4-4.5 वाली बस में आप निकलोगे तो आराम से आप पहुंच जाओगे। बस के बाद अभी हम लोग बात करते हैं कि अगर आप शेयरिंग टैक्सी में जाना चाहते हो, तो देखो, शेयरिंग टैक्सी मतलब जो बस स्टैंड बना हुआ है उसके ठीक सामने टैक्सी वाले खड़े होते हैं, वो भी आपको सोनप्रयाग तक लेके जाएंगे। और शेयरिंग टैक्सी की बात करें तो 1200 से 1500 रुपये वो लोग चार्ज लेंगे आपसे टिकट का। अब देखो, मेरे हिसाब से बस का ऑप्शन आपका सही रहता है, लेकिन पीक सीजन में क्या होता है, मतलब जब ओपनिंग होती है, केदारनाथ मंदिर के पट खुलते हैं,
है। हम लोग पहले दिन पे गए थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ वहाँ पर होती है और उस वक्त आपको बस की टिकट मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मतलब एडवांस बुकिंग में वो लोग चलते हैं। तो उस टाइम पे अगर आपको बस नहीं मिलती तो डेफिनेटली आप ये शेयरिंग टैक्सी ले सकते हो और डायरेक्टली सोनप्रयाग तक पहुंच सकते हो। और शेयरिंग टैक्सी के बाद प्राइवेट टैक्सी की बात करें, मतलब आप फैमिली के साथ जा रहे हो और आपको ऐसा है कि नहीं भाई हमें प्राइवेट टैक्सी चाहिए, अलग से अपना व्हीकल चाहिए, तो आप वहाँ से ही प्राइवेट टैक्सी कर सकते हो। प्राइवेट टैक्सी वाले आपसे 10 से 12 हज़ार के आसपास लेंगे, मतलब पीक सीजन में थोड़ा ऑब्वियसली ऊपर होगा, लेकिन 10 से 12 हज़ार की रेंज आप पकड़ सकते हो। तो 10 से 12 हज़ार में आपको राउंड ट्रिप करवा देंगे, मतलब ऋषिकेश से सोनप्रयाग और सोनप्रयाग से वापस ऋषिकेश भी लेके आ जाएंगे। अब देखो सोनप्रयाग तो आप पहुंच गए, उसके बाद जैसे कि मैंने बताया था कि सोनप्रयाग से आप केदारनाथ मंदिर तक जाने वाले हो, तो उसके लिए भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखो अगर आप बस के थ्रू आते हो ना, तो बस आपको सोनप्रयाग से 1 किलोमीटर पहले सीतापुर नाम का एक विलेज आता है, वहां पर ड्रॉप करेगी। तो सीतापुर से आप शेयरिंग टैक्सी के थ्रू या फिर पैदल ट्रैक करके आप सोनप्रयाग तक पहुंच सकते हो। और सोनप्रयाग से भी आगे 5 किलोमीटर जाओगे तब पड़ेगा गौरीकुंड, और गौरीकुंड से ही स्टार्ट होता है केदारनाथ धाम का ट्रैक। और देखो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आप अपना व्हीकल लेके सोनप्रयाग तक ही जा सकते हो, उससे आगे मतलब सोनप्रयाग से जो गौरीकुंड की यात्रा है वो आपको शेयरिंग टैक्सी में ही करनी पड़ेगी। वहाँ की लोकल टैक्सी रहती है और 50 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से चार्जेस रहते हैं। और उसके बाद गौरीकुंड से आपकी यात्रा शुरू होने वाली है केदारनाथ धाम के लिए। अभी देखो डिस्टेंस की बात करें तो जैसे आप गौरीकुंड पहुंचोगे ना, तो वहां पर एक बोर्ड लगा होगा कि 16 किलोमीटर केदारनाथ धाम का डिस्टेंस। लेकिन मैं देखो पर्सनली बता रहा हूँ, मैं खुद कर चुका हूँ, वहाँ के लोकल से बात कर चुका हूँ, हमें ऐसा लगा कि गौरीकुंड से केदारनाथ धाम का जो डिस्टेंस है वो 16 किलोमीटर नहीं 18 से 20 किलोमीटर है। अब देखो सबसे पहले ऑप्शन की बात करें और मोस्टली लोग जो चूज करते हैं वो है पैदल यात्रा। आप गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के लिए पैदल जा सकते हो, ट्रैक करके जा सकते हो। और देखो इसके बीच में आपको बहुत ही खूबसूरत से नज़ारे देखने को मिलेंगे, वैलीज मिलेंगी, वाटरफॉल्स मिलेंगी और पहाड़ों के जो मतलब बहुत ही अच्छे नज़ारे आपको दिखने वाले हैं। पैदल ट्रैक के अलावा वहां पर आप घोड़े खच्चर के थ्रू भी जा सकते हो। तो देखो गौरीकुंड में जैसे आप पहुंचोगे ना, तो वहां से मार्केट क्रॉस करके आप जैसे ही आगे बढ़ोगे, वहां पर घोड़े खच्चर का एक स्टैंड बना हुआ है, सरकारी काउंटर बना हुआ है। और देखो एक चीज बताना चाहूंगा, वहां पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि घोड़े खच्चर वाले जो बोलेंगे आपको देने पड़ेंगे। उस काउंटर में जाके एक फिक्स रेट होता है, वो आपको देना पड़ेगा। रेट की बात करें, पैसों की बात करें, तो देखो गौरीकुंड से केदारनाथ बेस कैंप मतलब केदारनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर पहले घोड़ों का एक स्टैंड बना होता है, वहां तक ही आपको घोड़े वाले लेके जाएंगे। उसके बाद 1 किलोमीटर आपको पैदल ट्रैक करना पड़ेगा। तो वहां तक मतलब गौरीकुंड से केदारनाथ बेस कैंप तक का जो सरकारी रेट है वो है 2950 रुपये। घोड़े के बाद आपके पास तीसरा ऑप्शन है पालकी। जी हाँ, केदारनाथ धाम में पालकी भी चलती है और वहां पर 4 लोगों के आपको पालकी में बिठा के केदारनाथ धाम के दर्शन करवाएंगे। और उसके राउंड ट्रिप की बात करें तो देखो 12 से 15 हज़ार तक के वो राउंड ट्रिप के चार्जेस लेते हैं। और अगर आपको ऐसा है कि नहीं सिर्फ वन वे करना है, मतलब रिटर्न में अपने आप से जाऊंगा, तो डेफिनेटली आप 6 से 7 हज़ार रुपए देके वन वे की ट्रिप कर सकते हो। पालकी के बाद आप पिट्ठू भी कर सकते हो, मतलब एक बंदा रहेगा जो आपको पीछे ऐसे उठा के लेके जाएगा। अब देखो अकेला बंदा रहेगा, आपको पीठ पे उठा के चलेगा, तो आपकी यात्रा मतलब पालकी और घोड़े खच्चर के कंपेयर में थोड़ी सी स्लो रहेगी। लेकिन हाँ, आपके पास ये भी ऑप्शन है, मतलब आप पिट्ठू के थ्रू भी वहां पर जा सकते हो। और पिट्ठू के रेट की बात करें, चार्जेस की बात करें, तो देखो वो आपके वेट के हिसाब से रहेगा, मतलब आप 50-60 किलो के आसपास हो, हल्के फुल्के हो, तो 5-6 हज़ार के आसपास वो आपको लेके जाएगा और वापस भी आ जाएगा। लेकिन अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, मतलब आप हैवी हो, अच्छे खासे वेट वाले हो, तो वो 10 से 11 हज़ार तक भी चार्ज कर सकते हैं। तो अगेन जैसे कि मैंने बताया कि वो टोटली आपके वेट पे डिपेंड रहेगा कि आपका वेट कितना है। और सबसे लास्ट और सबसे बेस्ट ऑप्शन, अगर आप पैदल नहीं चल सकते तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन है हेलीकॉप्टर के थ्रू आप भी वहां पर जा सकते हो। अभी देखो सबसे बेस्ट इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ, आगे धीरे धीरे बता रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले स्टेशन के बारे में बात कर लेते हैं, मतलब कहाँ से आप बोर्ड कर सकते हो हेलीकॉप्टर को, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी देखो केदारनाथ मंदिर तक जाने के लिए आपको 3 पॉइंट मिलेंगे। गुप्तकाशी से आप बोर्ड कर सकते हो, फाटा से बोर्ड कर सकते हो और सिरसी विलेज से बोर्ड कर सकते हो। पैसे की बात करें, रेट की बात करें, तो देखो स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूँ, आ रहा होगा। अब देखो गुप्तकाशी के रेट सबसे ज्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली गुप्तकाशी केदारनाथ मंदिर से सबसे दूर है, मतलब इन तीनों जगहों में सबसे दूर गुप्तकाशी पड़ता है, तो इसीलिए गुप्तकाशी के रेट ज्यादा है। मतलब आप खुद का व्हीकल लेके चल रहे हो, प्राइवेट टैक्सी के थ्रू चल रहे हो ना, तो मैं बोलूंगा कि जितना हो सके मंदिर के नजदीक पहुंच जाओ। और अगर आपको हेलीकॉप्टर राइड एंजॉय करनी है, लॉन्ग राइड एंजॉय करनी है, तो डेफिनेटली आप गुप्तकाशी से बोर्ड कर सकते हो, काफी सॉलिड एक्सपीरियंस रहेगा। अभी देखो उसके बाद बुकिंग की बात करें कि भाई हेलीकॉप्टर राइड बुक कहां से करनी है, तो देखो यहाँ पर वेबसाइट आ रही होगी heliyatra.irctc.co.in, तो इस वेबसाइट पे जाके आप डेफिनेटली अपनी हेलीकॉप्टर यात्रा बुक कर सकते हो। और देखो यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपको केदारनाथ यात्रा करनी है, आपका कंफर्म है और आपको हेलीकॉप्टर से ही करनी है, तो एडवांस में बुकिंग कर लेना, क्योंकि देखो यार सीजन के टाइम पे बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है हेलीकॉप्टर में यात्रा करना, मतलब सीट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए अगर आपका फिक्स है सारा कुछ, तो एडवांस में बुकिंग कर लेना। तो ये कुछ सारे ऑप्शन है जिसके थ्रू आप सोनप्रयाग से केदारनाथ मंदिर के लिए जा सकते हो। वो देखो जैसे कि मैंने पहले बताया कि हेलीकॉप्टर सबसे बेस्ट ऑप्शन है, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखो यार, अगर आप यंग हो, आपके पैरों में जान है,
तो केदारनाथ की यात्रा पैदल ही करो, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए वही है। घोड़े खच्चर की बात कर ले तो देखो मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलूंगा कि भाई साहब, अगर आप घोड़े खच्चर के थ्रू जाना चाहते हो तो उससे अच्छा आप पालकी के थ्रू चले जाओ। घोड़े खच्चर का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि मैं केदारनाथ यात्रा कर चुका हूँ, पैदल कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि उन बेजुबान जानवरों की क्या वहां पर हालत है, उन पे क्या जुल्म किए जाते हैं। तो अगर आप में थोड़ी सी भी इंसानियत है तो मेरे हिसाब से घोड़े खच्चर पे राइड मत करो, हेलीकॉप्टर से चले जाओ या फिर पिट्ठू से चले जाओ, घोड़े खच्चर को यूज मत करो। अब देखो पालकी और पिट्ठू की बात करें ना, तो इसमें आपके 10 से 12 हजार रुपए लगने वाले हैं, मतलब हेलीकॉप्टर से भी ज्यादा पैसे आपके इसमें लगने वाले हैं। तो देखो अगर आप पैदल नहीं चल सकते और आपको हेलीकॉप्टर की सीट नहीं मिलती तो ही आप पालकी को यूज करिए, अदरवाइज आपको बहुत ही महंगा पड़ेगा। तो आपके पास लास्ट ऑप्शन है तो ही पालकी को यूज करिए, अदरवाइज आपकी ट्रिप महंगी हो जाएगी। और इसीलिए मैंने बोला था कि अगर आप पैदल नहीं चल सकते तो आप हेलीकॉप्टर की सीट बुक कर ले, वही आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अब देखो हमने आपको केदारनाथ मंदिर तक कैसे पहुंचना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। उसके बाद अभी हम लोग बात कर लेते कि आपको अलग अलग जगह पे होटल्स कैसे मिलने वाली है। तो देखो सबसे पहले आप दिल्ली से पहुंचोगे ऋषिकेश, तो ऋषिकेश में तो भाई साहब भर भर के होटल्स है, रिजॉर्ट है, कैंप साइट है, धर्मशाला है, तो वहां पर तो आपको बहुत ही सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं। लेकिन देखो यार, अगर आप बस के थ्रू सोनप्रयाग जाने वाले हो ऋषिकेश से, तो ऋषिकेश बस स्टेशन के सामने जो होटल्स बने हुए हैं उसमें से ही एक होटल चूज करना, क्योंकि क्या रहेगा कि सुबह जैसे ही होटल से आप बाहर निकलोगे डायरेक्टली बस स्टेशन पहुंच जाओगे और वहां से अपनी बस पकड़ के सोनप्रयाग के लिए जा सकते हो, जहां पर आपको 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक में आराम से होटल मिल जाएंगे, अच्छे खासे होटल मिल जाएंगे। तो आपका ऋषिकेश में स्टे बहुत ही सस्ता रहने वाला है। उसके बाद बात करते कि आप सोनप्रयाग पहुंच गए, तो सोनप्रयाग में पहुंचकर भी बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलने वाला है। मतलब देखो जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपको बस सीतापुर छोड़ेगी, तो सीतापुर में भी बहुत सारे होटल बने हुए हैं, सोनप्रयाग में भी बहुत सारी होटल्स है और गौरीकुंड में भी होटल बनी हुई है। तो देखो गौरीकुंड में उतनी नहीं है, लेकिन सोनप्रयाग में और सीतापुर में बहुत सारी होटल्स है, जहां पर आपको 1500 से 2000 रुपए के बीच में आराम से होटल मिल जाएंगे। और देखो यार, यहाँ की प्राइस की मैं गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि देखो ये टोटली सीजन पे डिपेंड रहता है। मतलब हम लोग जब सोनप्रयाग गए थे तो हमने 1500 रुपए में रूम बुक किया था और हमारे जस्ट 10 मिनट बाद जो कपल आए थे उनको वो रूम 2500 रुपए में मिला। तो यहाँ पर सीजन के हिसाब से प्राइस रहता है, प्राइस की कोई गारंटी नहीं रहती। उसके बाद देखो अगर आप बजट वाले हो तो डॉर्मेट्री में रुक रहे हो तो 500 रुपए पर पर्सन के हिसाब से डॉर्मेट्री में अपना बेड ले सकते हो और सोनप्रयाग में रुक सकते हो। देखो सोनप्रयाग में गौरीकुंड में आपने स्टे कर लिया, उसके बाद आप केदारनाथ का ट्रैक शुरू कर रहे हो। तो केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के बाद शाम को आपको कौन से ऑप्शन मिलने वाले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो केदारनाथ मंदिर से 2 से 3 किलोमीटर पहले ही कैंप साइट शुरू हो जाएगी, तो वहां पर उन टेंट में आप अपना स्टे ले सकते हो। 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए पर पर्सन के हिसाब से आपको वहां पर स्टे मिल जाएगा। हम पिछली बार जब केदारनाथ यात्रा पे गए थे तो हमने भी टेंट में ही अपना स्टे लिया था। 1000 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से हमको स्टे पड़ा था, उसमें हमको डिनर भी मिल गया था। ये तो गई प्राइवेट कैंप साइट की बात। उसके बाद आप GMVN की वेबसाइट पे जाके उनके टेंट भी बुक कर सकते हो। देखो केदारनाथ मंदिर की यात्रा आप कर रहे हो तो GMVN के टेंट सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेंगे आपके लिए स्टे के लिए। 800 रुपए पर पर्सन के हिसाब से आपका वहां पर स्टे रहेगा, लेकिन 800 रुपए में बहुत ही अच्छा स्टे मिलेगा और डिनर भी इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन देखो इसमें एक ही दिक्कत है कि GMVN के कैंप साइट जो है वहां पर बुकिंग बहुत ही रेयर मिलती है। मतलब उनका जो बुकिंग होता है वो पूरा का पूरा ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन तो आपको ना के बराबर मिलेगा। तो ऑनलाइन अगर आपको GMVN की वेबसाइट पे जाके बुकिंग मिल जाती है तो डेफिनेटली आप बुक कर सकते हो और वहाँ पर स्टे ले सकते हो। और होटल्स की बात करें तो देखो वहाँ पर कुछ होटल्स भी बनी हुई है, ऐसा नहीं कि होटल्स है ही नहीं, कुछ होटल्स बनी हुई है, लेकिन वो होटल्स के प्राइस अलग ही लेवल पे होते हैं। मतलब हम लोग जब गए थे होटल्स पे प्राइस पूछने के लिए तो 10,000 रुपये, 12,000 रुपये, 15,000 रुपये, सीजन में तो कोई भरोसा नहीं, 20,000 भी पहुंच जाएंगे वो लोग सीजन के हिसाब से। अभी क्या चल रहा है सर? अभी 10,000। तो होटल्स आपको वहाँ पर एक्सट्रीम हाई रेंट पे मिलेंगे, तो होटल्स को अवॉइड कीजिए, टेंट में अपना स्टे लीजिए, आपका सस्ता रहेगा और अच्छा रहेगा। होटल्स के बाद अभी हम लोग बात कर लेते हैं टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में कि अपनी केदारनाथ यात्रा के दौरान आप कौन से प्लेसेस विजिट कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले तो है ऋषिकेश। मतलब ऋषिकेश जैसे आप पहुंचोगे तो 2-3 अपने दिन एक्स्ट्रा रख के आप ऋषिकेश एक्सप्लोर कर सकते हो, घूम सकते हो, बहुत सारे प्लेसेस है ऋषिकेश में। उसके बाद ऋषिकेश से जैसे आप सोनप्रयाग की तरफ आगे बढ़ोगे ना तो रास्ते में आपको देखने को मिलेगा देवप्रयाग, जहां पर अलकनंदा और भगीरथी रिवर का संगम होता है और वहां से ही माँ गंगा का उद्गम होता है, माँ गंगा का उद्गम स्थान। तो उस जगह को आप विजिट कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा और आगे जाओगे तो आएगा श्रीनगर शहर। तो देखो श्रीनगर शहर में घूमने लायक ऐसी कोई खास जगह नहीं है, लेकिन ऋषिकेश से अगर आप सोनप्रयाग जा रहे हो ना तो रास्ते में सबसे बड़ा जो शहर आएगा वो आएगा श्रीनगर। तो आप अपने ट्रिप के दौरान कोई भी चीज अगर मिस कर गए हो, घर पे भूल गए हो, तो आप श्रीनगर से उसको परचेज कर सकते हो। बहुत ही अच्छी खासी मार्केट वहां पर बनी हुई है। साथ ही में अगर आप वहां पर कुछ खाना पीना चाहते हो तो वो भी आप डेफिनेटली खा सकते हो। उसके बाद श्रीनगर से थोड़ा और आगे जाओगे तो वहां पर आएगा श्री धारा देवी टेम्पल। तो अगर आप खुद का व्हीकल लेकर ट्रैवल कर रहे हो या फिर प्राइवेट टैक्सी के थ्रू ट्रैवल कर रहे हो
तो श्री धारा देवी के दर्शन आप कर सकते हो। उसके बाद आप पहुंचोगे सोनप्रयाग, सोनप्रयाग से ट्रैक करके आप पहुंचोगे केदारनाथ। तो केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद केदारनाथ मंदिर के जस्ट पीछे है भीमशिला, तो आप भीमशिला के भी दर्शन कर सकते हो। अब देखो भीमशिला की स्टोरी क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। तो 2013 में महाप्रलय आया था, आपको पता ही होगा। तो उस टाइम पे ये बहुत ही बड़ी शिला ऊपर से आके मंदिर के जस्ट पीछे आके रुक गई थी और उसी शिला की वजह से पानी का जो बहाव था वो 2 हिस्सों में बढ़ गया। और देखो उस टाइम पे केदारनाथ मंदिर की सारी मार्केट ढह गई थी, उसके रास्ते ढह गए थे, लेकिन भीमशिला की वजह से केदारनाथ मंदिर को कुछ नहीं हुआ था। तो ये अपने आप में भगवान का एक बहुत ही बड़ा चमत्कार आप बोल सकते हो। और इसीलिए जब भी केदारनाथ मंदिर जाते हो, मंदिर के जस्ट पीछे जाना और भीमशिला के दर्शन डेफिनेटली करना। भीमशिला के दर्शन करने के बाद वहां से 1 किलोमीटर का और ट्रैक करके आप जा सकते हो बाबा भैरव के दर्शन करने के लिए। तो देखो केदारनाथ जाने वाले कुछ श्रद्धालु डेफिनेटली 1 किलोमीटर का ट्रैक करके भी बाबा भैरव के दर्शन करने के लिए जाते ही जाते, तो आप भी वहां पर जा सकते हो। और उसके साथ ही साथ हाल ही में हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी की एक मूर्ति भी वहां पर पीछे स्थापित की गई है, तो वहां पर जाके उनके दर्शन भी कर सकते हो। और उसके बाद जैसे आप केदारनाथ का ट्रैक करके वापस आओगे ना, तो वहां पर ही मतलब सोनप्रयाग से आप त्रिवेंगी नारायण जा सकते हो। त्रिवेंगी नारायण वही जगह है जहां पर भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था और स्वयं नारायण ने उनका विवाह करवाया था। हाल ही में मतलब कुछ वीडियोस में, कुछ रील्स में आपने उस मंदिर को देखा ही होगा। मतलब इंडिया के बहुत सारे यूथ, बहुत सारे कपल्स वहां पर जाके अपना विवाह करते हैं, शादी करते हैं। और माता पार्वती और भोलेनाथ का विवाह वहां पर हुआ था, इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में उस जगह का भी बहुत महत्व। तो अपनी केदारनाथ यात्रा के दौरान आप त्रिवेंगी नारायण के दर्शन भी कर सकते हो। टूरिस्ट प्लेसेस के बाद अभी हम लोग बात कर लेते हैं फूड ऑप्शंस के बारे में कि अगर आप केदारनाथ यात्रा करते हो तो आपको खाने पीने की व्यवस्था कहां पर मिलने वाली है। तो देखो सबसे पहले तो ऋषिकेश ऑब्वियसली बहुत बड़ा टाउन है, हर जगह पर मिल जाएगा। उसके बाद श्रीनगर आएगा रास्ते में, वहां पर भी मिल जाएगा। सोनप्रयाग में भी बहुत सारे होटल्स बने हुए, वहां पर भी मिल जाएगा। गौरी कुंड में भी आपको मिल जाएगा। और गौरी कुंड से केदारनाथ मंदिर का ट्रैक आप जैसे ही शुरू करोगे ना, तो हर छोटे छोटे डिस्टेंस पर मतलब छोटे बड़े ढाबे बने हुए हैं जहां पर आप नींबू पानी पी सकते हो, मैगी खा सकते हो, आलू पराठे खा सकते हो और लंच डिनर भी ले सकते हो। तो खाने पीने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, मतलब आपको सब कुछ वहां पर मिल जाने वाला। खाने के बाद अभी हम लोग बात करते हैं थिंग्स टू कैरी। देखो यार ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको ध्यान से सुनना। अभी देखो आपको पता ही होगा कि केदारनाथ मंदिर के पट जो है 2024 में 10 मई को खुलने वाला है। और मई के महीने में पूरे इंडिया में, पूरे भारत में बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है, आपको पता ही होगा। तो ये गलती करके वहां पर मत चले जाना, क्योंकि देखो यार आप कहीं से भी आते हो, लेकिन केदारनाथ मंदिर जो है ना बहुत ही ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पर बना हुआ है, हिमालय के बीच में बना हुआ है। तो वहां पर पूरे साल ठंड रहती है, मतलब आप गर्मियों में जाओगे तब भी आपको वुलन्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो जब भी आप केदारनाथ धाम की यात्रा करते हो ना, तो वुलन्स तो अपने साथ कैरी करना ही करना। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रेन लाइनर्स। अभी देखो केदारनाथ मंदिर पे आप जाओगे ना, तो वहां पर वेदर का कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी धूप गिर सकती है और कभी भी स्नोफॉल हो सकता है। तो अपने साथ रेन लाइनर्स या फिर अम्ब्रेला रखना ही रखना, क्योंकि ये देखो यार अगर आप ऐसे चले गए, मतलब वहां पर बारिश हो गई और आपके कपड़े भीग गए और उसके बाद आपको पता होगा कि वहां पर कंडीशन कैसी होती है, एक्सट्रीम ठंड होती है, तो वहां पर आपकी बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो जाएगी। और देखो यार यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा कि अपने घर से आप रेन लाइनर्स या फिर अपने बोल सकते हो वुलन्स लाना भूल गए हो, तो आप ऋषिकेश से भी परचेस कर सकते हो, श्रीनगर से भी परचेस कर सकते हो, या फिर सोनप्रयाग में भी एक मार्केट बनी हुई है। ऑब्वियसली आपको वहां पर थोड़ा महंगा मिलेगा, लेकिन वहां से भी आप रेन लाइनर्स और वुलन्स कैरी कर सकते हो, परचेस कर सकते हो। थिंग्स टू कैरी के बाद अभी हम लोग बात कर लेते हैं दिन के बारे में कि अगर आप केदारनाथ यात्रा करना चाहते हो तो कितने दिन आपको चाहिए होंगे। तो देखो यार दिल्ली से निकल के ऋषिकेश पहुंच के मतलब पूरा सोनप्रयाग होते हुए सारे प्लेसेस घूम के केदारनाथ मंदिर में दर्शन करके अपनी यात्रा खत्म करके आप दिल्ली वापस पहुंचोगे, तो ये सारी ट्रिप खत्म करने में आपको कम से कम 5 से 6 दिन तो चाहिए ही होंगे। इतने दिन में आपकी ट्रिप हो जाएगी, आराम से हो जाएगी। इससे कम में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मतलब क्या होगा कि आपकी भागम भागी ज्यादा हो जाएगी और आपकी यात्रा में उतना मजा नहीं आएगा, मतलब आपकी ट्रिप में उतना मजा नहीं आएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको केदारनाथ यात्रा करनी है तो आपको 5 से 6 दिन का प्लान तो कम से कम करना ही पड़ेगा। और डेज के बाद अभी हम लोग बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो देखो आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड के जो 4 धाम है उनको विजिट करने के लिए आपको उनकी वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और एक पास बनवाना होता है। वो पास आपकी जगह जगह पे चेक हो गया, आपको दिखाना पड़ेगा कि देखो हमने पास बनाया हुआ है, इसी डेट का हमारा पास है और इस डेट को हम इस धाम को विजिट करने वाले हैं। तो वो कई जगहों पे चेक करते हैं और अगर आपका पीक सीजन में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो डेफिनेटली आपको वहां से वापस भेज दिया जाएगा, मंदिर तक नहीं जाने दिया जाएगा। तो इसीलिए रजिस्ट्रेशन करवाना तो कंपलसरी है। तो अब ये रजिस्ट्रेशन करवानी कैसी है, तो इसके 2 तरीके मैं आपको एक के बाद एक बताता हूँ। तो देखो सबसे इजी और सबसे बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से जो है वो है चैट का तरीका। तो देखो 4 धाम यात्रा का यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर आ रहा होगा, देखो तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप पे मैसेज करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको पूछेंगे उसके आपको आंसर देते जाना है, मतलब आपका नाम क्या है, आप कौन सी स्टेट से आ रहे हो, कितने दिन के लिए आ रहे हो, कौन सी डेट पे आ रहे हो। इन क्वेश्चन के आंसर देने के बाद आपको डायरेक्टली एक PDF रेडी मिल जाएगी। वही PDF होगा आपका यात्रा पास, जो आपको वहां पर कहीं पे
मांगे तो आपको दिखाना होगा। और दूसरा जो ऑप्शन है वो है वेबसाइट के थ्रू, मतलब देखो यार 4 धाम यात्रा की यहाँ पर वेबसाइट आ रही होगी, तो वहां पर जाके भी आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन के बाद अभी हम लोग बात करते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट केदारनाथ। तो देखो अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन है तो आपको पता ही होगा कि हैवी स्नोफॉल के कारण विंटर्स में ये मंदिर बंद रहता है। 6-7 महीने पूरे साल ये मंदिर ओपन रहता है और हर बार सीजन के हिसाब से, मतलब कितना स्नोफॉल हुआ है, कितनी बर्फ वहां पर गिरी है, उसके हिसाब से ओपनिंग डेट जो है ना वो चेंज होती रहती है। लेकिन इन जनरल अगर आप गिनोगे तो मई से लेकर अक्टूबर तक ये मंदिर ओपन रहता है। और उसमें भी अगर आप मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट मंथ की बात करें, बेस्ट टाइम की बात करें, तो आप मई जून में जा सकते हो या फिर अक्टूबर में जा सकते हो। उसके अलावा देखो बीच में भी आप जा ही सकते हो, लेकिन बीच में क्या होगा कि जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में बारिश वाला माहौल बहुत अच्छा खासा रहता है। और जैसे कि आपको पता होगा कि आप जिस रोड पे चल रहे हो उसी रोड पे पालकी वाले चलेंगे, उसी रोड पे घोड़े खच्चर चलेंगे, तो वहां पर पैदल ट्रैक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है और पूरा स्लिपरी एरिया हो जाता है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से मई जून या फिर अक्टूबर का टाइम केदारनाथ धाम को विजिट करने का सबसे बेस्ट टाइम है। ऑलराइट, सबसे लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं बजट के बारे में कि अगर आप केदारनाथ यात्रा करना चाहते हो तो आपको कितने पैसे लगेंगे। तो आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था कि हम लोग दिल्ली से इस ट्रिप को कंसीडर कर रहे हैं, तो दिल्ली के अराउंड ही पूरा ट्रिप का बजट आपको बताने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया था कि दिल्ली से ऋषिकेश का जो डिस्टेंस है वो 250 किलोमीटर के आसपास है। तो दिल्ली से ऋषिकेश के लिए अगर आप ट्रेन भी लेते हो ना तो 200 रुपए में आपको स्लीपर क्लास की टिकट मिल जाएगी। तो 200 रुपए में आराम से सोते सोते आप ऋषिकेश पहुंच सकते हो। उसके बाद जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ऋषिकेश में रुकने के बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, धर्मशाला भी बनी हुई है, होटल्स भी है। 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए में आपको आराम से स्टे मिल जाएंगे, तो उसके हम लोग कंसिडर कर लेते हैं 800 रुपए। उसके बाद दूसरे दिन उठकर आप ऋषिकेश से सोनप्रयाग की बस पकड़ोगे तो उसकी टिकट है 500 रुपए। तो उसके बाद वो बस लेके आप ऋषिकेश से पहुंच गए सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग में नाइट स्टे आप करोगे अपने हॉस्टल में, जिसका रेंट पर बेड के हिसाब से है 500 रुपए। और उसके बाद दूसरे दिन सुबह उठ के सोनप्रयाग से आप अपना ट्रैक शुरू कर दोगे केदारनाथ मंदिर के लिए। तो केदारनाथ मंदिर पे पहुंच के भी शाम को अपना नाइट स्टे आपको वहां पर लेना पड़ेगा, और उसके लिए हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि आपने 800 रुपए वाला टेंट लिया है। तो वैसे तो 500 रुपए के टेंट भी आपको वहां पर मिल जाएंगे, लेकिन हमने केदारनाथ के स्टे के लिए 800 रुपए अलॉट कर लिए। उसके बाद दूसरे दिन उठ के आप सुबह मंदिर में दर्शन करने के लिए जाओगे, और मंदिर में दर्शन वगैरह करके आप वापस रिटर्न अपनी जर्नी कंटिन्यू कर लोगे सोनप्रयाग तक। तो सोनप्रयाग में आके आपको डायरेक्टली बस मिल जाती है, तो वेल एंड गुड, आप उसी दिन ऋषिकेश पहुंच सकते हो। लेकिन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि आप दूसरे दिन जाने वाले हो, तो उसके लिए सोनप्रयाग में वापस से आपको उसी हॉस्टल में रुकना पड़ेगा, जिसके लिए आपको लगेंगे 500 रुपए। और उसके बाद वापस से आपका 500 रुपए वही बस का लगने वाला है, मतलब सोनप्रयाग से ऋषिकेश तक का, और वापस से वही 200 रुपए ट्रेन के आपके और लगने वाला है ऋषिकेश से वापस दिल्ली जाने के लिए। तो ये जितने भी दिन का मैंने बताया, तो इन सारे दिनों का गिन के अगर आप फूड का गिनोगे, खाने का गिनोगे, तो आपके तकरीबन 2000 रुपए लगने वाला है। और हमारे इस बजट के हिसाब से अगर आप चलोगे तो आप अपनी केदारनाथ यात्रा आराम से 6000 रुपए में कर सकते हो। और देखो इसमें भी ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब आप केदारनाथ यात्रा पैदल नहीं जा रहे, घोड़े के थ्रू जा रहे हो, पिट्ठू के थ्रू जा रहे हो, पालकी के थ्रू जा रहे हो, हेलीकॉप्टर के थ्रू जा रहे हो, तो आपका बजट और ऊपर हो जाएगा। उसके अलावा देखो अगर आप शेयरिंग टैक्सी लेते हो तो उसमें और बढ़ जाएगा, और उसी तरह से आपका घट भी सकता है। मतलब जैसे कि मैंने बताया था कि ऋषिकेश में बहुत सारी धर्मशाला है जहां पर आप फ्री में स्टे ले सकते हो, तो वहां पर अगर आप स्टे लोगे तो आपका जो होटल का खर्चा आएगा ऋषिकेश में वो पूरा का पूरा बच जाएगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि बजट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 6000 रुपए के आसपास में आप आराम से केदारनाथ यात्रा अपनी कंप्लीट कर सकते हो। तो देख लो गाइस, यही थी आज की हमारी वीडियो, आज की हमारी इन्फॉर्मेशन। तो उम्मीद करता हूं कि इस साल 2024 में आप केदारनाथ यात्रा करें और केदार बाबा के दर्शन करें, और हमारी इस वीडियो से आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो का हम लोग यहीं पे एंड कर देते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा अच्छा सा जय श्री केदार लिख दीजिए कमेंट में। और देखो यार, अगर आपको कोई भी डाउट है केदारनाथ यात्रा से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो लोग 2024 में केदारनाथ यात्रा करने का सोच रहे हैं, ताकि उनकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और अगर आप इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो भाई सब सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसे कि आपको बताया था 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन हम आपको करवाने वाले हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दी चैनल। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय श्री केदार, हर हर महादेव।